गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे ईरान की। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने ऐलान किया कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को सभी वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। हालांकि यह जलडमरू मध्य इसराइल लेबनान संघर्ष विराम की शेष अवधि के लिए ही खोला गया है, जो गुरुवार से अगले 10 दिनों तक के लिए प्रभावी है। ऐसे में फारस की खाड़ी में फंसे जहाज़ अब हॉर्मुज़ को पार कर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। इन जहाज़ों पर करीब 20,000 कर्मी भी सवार हैं, जो 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों के बाद फंसे हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने एक्स पर लिखा, लेबनान में संघर्ष विराम के अनुरूप हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से सभी वाणिज्यिक जहाज़ों के गुजरने का मार्ग संघर्ष विराम की शेष अवधि के लिए पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है। यह मार्ग उसी समन्वित मार्ग पर स्थित है जिसकी घोषणा इस्लामिक गणराज्य ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन द्वारा पहले ही की जा चुकी है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने से लगभग 800 जहाज फंस गए थे। इसमें लगभग 187 से अधिक ऑयल टैंकर शामिल हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। इन जहाज़ों पर सवार कर्मियों ने पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से ज़मीन नहीं देखा है। हालांकि अब ईरान के ऐलान के बाद इन जहाज़ों की तेजी से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को पार करने की उम्मीद है। ईरान ने पहले ही शर्त रखी थी कि वो लेबनान में सीज़फायर के बिना हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को नहीं खोलने वाला है। इस कारण अमेरिका के साथ संघर्ष विराम होने के बावजूद ईरान ने सीमित मात्रा में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जहाज़ों की आवाजाही शुरू की थी। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि दोनों देश 10 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद भी दिया। ये बात करें भारत की संसद में लाए गए डिलिमिटेशन बिल की। भारत की संसद में लाए गए डिलिमिटेशन बिल पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की नाराजगी बिल की उस पॉइंट पर जिसमें चुनाव आयोग को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में प्रशिमन प्रक्रिया का अधिकार दिया गया है। पाकिस्तान ने इसे पीओके में एक गलत दखल का कहा है। वहीं भारत का इस मुद्दे पर रुख बहुत साफ रहा है कि पीओके उसका हिस्सा है और पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह गैरकानूनी है। संसद में पेश किए विधेयक में प्रस्ताव है कि जम्मू कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रशिमन में उन हिस्सों को शामिल किया जाए जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में उस प्रशिमन प्रक्रिया को खारिज करते हैं जिसमें पीओके से संबंधित प्रावधान शामिल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने अपने बयान में कहा कि हमने भारतीय संसद में प्रशिमन विधेयक पेश किए जाने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट देखी है। हम जम्मू और कश्मीर में भारत की प्रशिमन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं जिसमें पीओके से संबंधित कोई भी प्रावधान शामिल है। अंद्राबी ने भारत सरकार की पूरी प्रक्रिया को अवैध और राजनीतिक दिखावा कहा है। अंद्राबी ने कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र बताते हुए कहा कि यहाँ भारत को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। ताई ने कहा, भारत के पास जम्मू कश्मीर की सीमाएं फिर से तय करने का कानूनी अधिकार नहीं है। वहीं पीओके एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र है जिसकी अपनी सरकार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रशिमन बिल में पीओके को रखने के फैसले को भारत का एक भड़काऊ कदम और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि पीओके ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से आज़ाद है। ऐसे में भारत को इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। भारत ने बार बार दोहराया कि पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पीओके को प्रशिमन के दायरे में लाने का फैसला एक बार फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत के संवैधानिक दावे की एक बार फिर से पुष्टि करता है। प्रस्ताव के तहत हालात अनुकूल होने भारत का चुनाव आयोग इन क्षेत्रों में प्रशिमन करेगा। गुरुवार को शुरू हुए संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र में मोदी सरकार ने डिलिमिटेशन बिल पेश किया। इस बिल में 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को प्रशिमन से जोड़कर अमल में लाने का प्रस्ताव है। प्रशिमन बिल का उद्देश्य लोकसभा की सीटों को 583 से बढ़ाकर 850 करना है। इसके साथ लाए गए दूसरे बिल का उद्देश्य राज्यों की विधानसभा और निचले सदन लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 33% आरक्षण देना है। यह विधेयक महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से प्रभावी रूप से लागू करने और निर्वाचन क्षेत्रों के प्रशिमन से संबंधित है। आइए बात करें इस्लामी नाटों की। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की अगले हफ्ते नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर बातचीत करने जा रहे हैं। ये बैठक तुर्की में आयोजित की जाएगी। इसमें चारों देश एक ऐसे सुरक्षा ढांचे का फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे जो पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नाटो की तरह होगी। हालांकि पाकिस्तान इसे सुन्नी क्वाड का नाम दे रहा है, जिसमें 4 सदस्य देश हैं और चारों घोषित रूप से सुन्नी इस्लामी देश हैं। हालांकि इस गठबंधन के धरातल पर उतरने को लेकर कई तरह की आशंकाएं भी हैं। तुर्की के अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों को अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के दौरान होने वाली बातचीत में बुलाया गया है। क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर चारों देशों के बीच यह बैठक तालिया डिप्लोमेसी फोरम के इतर होगी। ये फोरम शुक्रवार से तुर्की के अंतालिया में शुरू हो रहा है। एक वार्षिक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो 2021 से राजनयिकों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए लाता है। ये पहली बार नहीं है जब ये चारों मुस्लिम देश क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को लेकर बैठक कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में इस तरह की 2 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें से पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, दूसरी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित की गई थी। अब तीसरी बैठक तुर्की के शहर अंतालिया में आयोजित की जा रही है। इस बैठक के जरिए
तुर्की खुद को इस्लामी दुनिया में एक शक्तिशाली मुल्क के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो हथियार इंडस्ट्री के मामले में बाकी सभी इस्लामी देशों से आगे है। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र का मानना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रमुख मुस्लिम देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को गहरा करना, क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर नियमित और संरचित बातचीत के लिए एक मंच तैयार करना है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मंच सफल होता है तो यह मध्य पूर्व में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के बजाय क्षेत्रीय रूप से संचालित सुरक्षा व्यवस्था की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। इस गठबंधन में शामिल चारों देश सैन्य रूप से असुरक्षित है, इनका किसी न किसी देश से विवाद चल रहा है। ये विवाद ऐसे हैं जो किसी भी वक्त बड़े युद्ध का रूप ले सकते हैं। इन देशों के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं है जो अपने दुश्मनों का सामना कर पाएं। इस कारण ये चारों देश इस्लाम के नाम पर इकट्ठा होकर अपने अपने फायदे के लिए सैन्य गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि इनमें से कोई भी देश दूसरे देश पर हमला होने की स्थिति में सैन्य सहायता के लिए सामने आएगा। इसे हाल में ही सऊदी अरब पर ईरान के हमले के दौरान देखा गया है। तथाकथित इस्लामिक नाटो में पाकिस्तान भी शामिल होने वाला है। इससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। मुस्लिम देशों के सैन्य गठबंधन में सऊदी अरब भी शामिल है, जो भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सऊदी अरब गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल और मुस्लिम देश के प्रमुख संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का प्रमुख सदस्य है। मिस्र दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक स्वेज नहर का स्वामित्व रखता है। तुर्की की हथियार इंडस्ट्री काफ़ी मजबूत है। ऐसे में अगर ये देश पाकिस्तान के साथ खड़े होते तो भारत को कई क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.